संगू एक तन्हा बेरोजगार पटकथा लेखक है जिसके सर पर न माँ बाप का साया है और न दुनिया में कोई उसका अपना। मगर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि पिछले 6 महीनों से उसे नींद नसीब नहीं हुई। क्योंकि जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, एक डरावना राक्षस उसके ख्वाबों में आ जाता है और सुकून की हर घड़ी को भयानक वहशत में बदल देता है। आज रात संगू एक और खौफनाक ख्वाब देखता है कि वो मेट्रो में है, जहां वो डरावना राक्षस उस पर हमला करता है, उसे बालों से दबोचता है, फर्श चीरकर उसका सर उसमें धकेल देता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। इस ख्वाब में मरने के फौरन बाद वो बेदार हो जाता है और कुछ लिखने की जुर्रत करता है, लेकिन तभी मकान मालिक दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए खाना लाया है। किराया अदा करने की हैसियत न होने पर संगू को मजबूरन खिड़की से फरार होना पड़ता है। सड़कों पर भटकते हुए उसे वो तमाम माहिर याद आते हैं जिनके पास वो अपने खौफनाक ख्वाबों की गुत्थी सुलझाने गया था। मनोवैज्ञानिक हों या डॉक्टर, साइंटिस्ट हों या मजहबी रहनुमा, हर एक ने ख्वाबों और उनकी ताबीर के अपने अपने नजरियात तो बताए, मगर कोई भी एक ठोस बात ना बता सका जो संगू के काम आती। वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और अंडे के बगैर एक क्रेप का ऑर्डर देता है क्योंकि उसकी जेब बस इतनी ही इजाजत देती है। मगर दुकानदार उसे बतौर शिष्टाचार एक अंडा मुफ्त में दे देता है। क्रेप के तैयार होने का इंतजार करते हुए उसकी नजर सड़क पार उस कैफे पर पड़ती है जहां वो लड़की काम करती है, जिस पर वो फिदा है। वो उससे कई साल पहले मिला था जब वो दोस्तों के साथ एक बार में था और वो लड़की अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रही थी। उसकी आवाज इतनी दिलकश थी कि तभी से वो उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। क्रेप तैयार होते ही संगू खाने बैठता है, लेकिन उसका मैनेजर सैन उसे इस हालत में देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। संगू घबराकर भागने की कोशिश करता है और उसी हड़बड़ी में क्रेप उसके हाथ से गिर जाता है, मगर वो इतना कमजोर है कि ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। सैन उसे पकड़ दे बेचता है और एक रेस्टोरेंट ले जाकर जबरदस्ती अपने सामने खिलाने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा न करने और वक्त पर स्क्रिप्ट न देने पर उसे खूब लता देता है। संगू मिन्नतें करता है कि नींद के मसले की वजह से वो न तो ध्यान लगा पाता है और न ही लिख पाता है, लेकिन सैन उसकी एक नहीं सुनता और साफ 10 दिन में स्क्रिप्ट मुकम्मल करने की ताकीद करता है। और फिर जब संगू अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया है और घर पर ताला लगा है। बिल आखिर मकान मालिक ने उसे बेदखल कर दिया है। तंग आकर वो एक कैफे में जा बैठता है, कलम उठाता है, मगर भूख की शिद्दत से उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो वहीं सो जाता है। और एक बार फिर वो शैतान नमूदार होता है, उसकी गर्दन में जंजीरें डालता है और सांगू के सर को मेज पर जोर जोर से पटकने लगता है। अगली सुबह जब वो नींद से जागता है तो दहशत से देखता है कि उसका लैपटॉप गायब है। अपने काम के इकलौते सहारे के बगैर और ख्वाबों और हकीकत के दरमियान फर्क मिटने की वजह से संगू सैन को एक पैगाम भेजता है कि वो अपने माँ बाप के पास जाने के लिए खुदकुशी करने जा रहा है। वो कैफे के ठीक सामने वाली इमारत की छत पर पहुंचता है, जहां वो खुद को मौत के मुहाने पर खड़ा पाता है, बस छलांग लगाने को तैयार। लेकिन तभी एक रेहड़ी वाला उसे रोक लेता है और मुफ्त खाने की पेशकश करता है। रेहड़ी वाला भी उसके पास छत पर पहुंचता है और जब संगू खाना खा रहा होता है तो वो उससे जिंदगी, मौत और सपनों के बारे में लोगों के मुख्तलिफ नजरियात पर गुफ्तगू करता है और आखिर में एक आसान नतीजे पर पहुंचता है। जब संगू को खौफनाक ख्वाब सताते हैं तो वो खुद को बार बार याद दिलाता है, ये सिर्फ एक ख्वाब है, मुझे बस इससे जल्द बाहर आना है। और इसी कशमकश में वो छत पर ही रहता है, रात ढलने तक रूअर पर अपनी नजरें जमाए रखता है। ऐसे में वो कुछ पैसे जमा करने और खाने का इंतजाम करने के लिए अपना मोबाइल फोन बेच डालता है। वो किसी जनरल स्टोर पर जाता है जहां वो कुछ चीजें चुराने की सोचता है, मगर जब उसे एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है तो वो अपना इरादा बदल लेता है। वो बाहर बैठकर अपनी खरीदी हुई चीजें खाने लगता है और तभी रूअर अचानक आती है और उसकी फिक्र करती है। ये देखकर वो घबरा जाता है कि कहीं ये ख्वाब ना हो। और फिर संगू को मालूम पड़ता है कि रूअर असल में कोई हैवान है जो उसे शीशे से सटाकर धकेलने लगता है ताकि स्टोर के लोग उसे देख सकें। यह मंजर किसी खौफनाक हमले से कम नहीं होता। रूअर संगू को जकड़ लेता है और अपनी तलवार से वार करते हुए उसे खिड़की से बाहर धकेल देता है। संगू किसी तरह तलवार को थाम लेता है, उसे उस क्रैप बेचने वाले की नसीहत याद आती है और खुद से कहता है, मैं सपना देख रहा हूं। और तभी वो इस भयानक ख्वाब से जाग उठता है। असल जिंदगी में भी वो चकनाचूर कान से धड़ाम से बाहर आ गिरता है और हालांकि उसे कोई जख्म नहीं आता, लेकिन अजीब तरह से उसी के हाथों में वो खौफनाक तलवार आ जाती है। स्टाफ के एम्बुलेंस बुलाने से पहले ही वो वहां से फर्र हो जाता है और पार्क में रात बिताता है,
उस तलवार को बार बार टटोलता है और यकीन करता है कि कहीं वो दोबारा ख्वाब तो नहीं देख रहा। अगली सुबह वो तलवार बेचने कबाड़ी बाजार पहुंच जाता है, मगर जैसे ही वो कुछ खरीदारों को तलवार दिखाता है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखकर उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई मामूली चीज नहीं। लिहाजा वो एक गिरवी की दुकान का रुख करता है, जहां उसे तलवार की असल कीमत यानी पूरे 20,000 रुपए का पता चलता है। वक्त जया किए बगैर संगू ने फौरन ही पैसे लुटाने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले अपने लिए एक नया कंप्यूटर खरीदा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में लजीज खाने खाए और किसी आलीशान होटल में डेरा डाल दिया। जब रात ढलती है तो वो नींद की गोलियां खाता है और हमेशा की तरह अपने ख्वाब के शुरू होने का इंतजार करता है। उसका ख्वाब भी इसी होटल का मंजर होता है, तो वो कमरे से बाहर आता है और दालान में टहलता है। वो एक फूलदान उठाता है और अपने आप से कहता है, मैं ख्वाब देख रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता। वो मजीद तलाशने का फैसला करता है। वो जैसे ही मजीद तलाशने निकलता है, अचानक एक खौफनाक राक्षस सामने आ जाता है, हाथ में एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी थामे हुए। राक्षस फौरन उस पर वार करता है। संगू को कई गहरे जख्म लगते हैं, लेकिन चंद वार के बाद संगू हिम्मत करके उस कुल्हाड़ी को छीन लेता है और हैरत से कहता है, मैं सपना देख रहा हूं। और फिर हैरत अंगेज तौर पर संगू उसी कुल्हाड़ी के साथ बिल्कुल सही सलामत दोबारा उठ खड़ा होता है। वो फौरन उस कुल्हाड़ी को उसी मोहरे की दुकान पर बेच देता है और वो पैसे फिर से किसी और चीज पर उड़ जाते हैं। तो अब संगू नए नए कपड़े, एक आलीशान गाड़ी खरीदता है और रात भर बार में कुछ हसीनाओं के साथ शराब पीता रहता है। मगर जब वो अपने होटल के कमरे में पहुंचता है तो उनमें से किसी को भी अपने कमरे में अंदर नहीं आने देता। सोने से पहले वो टैक्सी के भी पैसे चुका देता है। दरअसल इस बार उसने एक बिल्कुल नई तरकीब आजमाई थी। सोने से पहले वो एक किताब में एक बड़े म्यूजियम की तस्वीरें देखता है और देखिए, ये तरकीब काम कर जाती है, क्योंकि ख्वाब ठीक उसी बड़े म्यूजियम का आता है जिसकी तस्वीरें उसने देखी थी। संगू चारों तरफ के माहौल को निहारता है, तमाम कदीम चीजों पर गौर करता है और फिर उस दैत्य के आने के इंतजार में वहीं बैठ जाता है। इस बार दैत्य एक बंदूक के साथ आ धमकता है, जो संगू की तरकीब को चकनाचूर कर देता है। वो भागने लगता है और गोलीबारी से बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर आखिरकार दैत्य उसे दबोच लेता है और हलाक कर देता है। सांगू होटल के कमरे में आंखें खोलता है, लेकिन उस ख्वाब से कुछ भी हासिल न होने पर वो एक और नींद की गोली निगल लेता है। दोबारा उसी ख्वाब में लौटकर सांगू फिर दौड़ने लगता है और एक हैरानकुन छलांग लगाकर कुछ गोलियों को चकमा देता है और फिर आंख खुलने से पहले दो अनमोल चीजें झपटने में कामयाब हो जाता है। इस बार यह खजाना पहुंचता है कुछ पेशेवर एंटीक डीलर्स के पास, जो सांगू को इसकी कीमत पूरे $2 मिलियन अदा करते हैं। बेशक उसके तरीकों पर कई सवाल उठाए जाते हैं, मगर खुशकिस्मती से वो हर सवाल से बच निकलता है। दुकान से बाहर कदम रखते ही उसका सामना उस सैन से होता है जो उसे मुर्दा समझ चुका था। सैन उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर की दावत देता है और स्क्रिप्ट के लिए मिली रकम वापस करते हुए कहता है कि उसने अब लिखना छोड़ दिया है। अगले दिन संगू आखिरकार रुइर के कैफे जा पहुंचता है, एक लट्टे का ऑर्डर करता है और पूछता है क्या वो उसे पहचानती है, मगर रुइर को कुछ याद नहीं। संगू ये भी पूछता है कि वो कैफे क्यों बेच रही है, तो रुइर जवाब देती है कि ग्राहक ही नहीं है और ये बिजनेस सिर्फ कर्जे पर कर्जा चढ़ा रहा है। फिर उसी रात सैन के साथ डिनर पर संगू शराब के नशे में चूर हो जाता है, जबकि सैन उसकी कामयाबी का राज जानना चाहता है। सैन संगू को वापस होटल के कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर पर लेटाकर जाने का दिखावा करता है, मगर अपने बटुए और चेकबुक पर नजर डालने के लिए वापस लौट आता है। जब संगू नींद से जागता है और अपने हाथ में सोने की चेन देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब जब सैन को संगू के राज का पता चल चुका है तो वो उससे अपील करता है कि उसे इस नए कारोबार में अपना शरीक बना ले, जिस पर संगू कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। अगले ही रोज संगू रुइर का कैफे खरीद लेता है और उसे यह हिदायत देता है कि कैफे की जिम्मेदारी वही संभाले। मुनाफा वो आपस में बांट लेंगे, पर अगर नुकसान हुआ तो वो सारी भरपाई संगू खुद करेगा। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए रुइर उसे डिनर पर बुलाती है। डिनर के दौरान ही नए कारोबार की बातें होती हैं और रुइर को शक होने लगता है कि संगू का इस सौदे में मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि कुछ और ही है। और फिर संगू को बार बार ख्वाब आने लगते हैं, मगर सैन जब सोता है तो खुद की हिफाजत करता है। कुछ ख्वाबों में मिसाल के तौर पर उसे एक बैंक लूटने का मंजर दिखाई देता है, जहां संगू ये दिखाता है कि वो अपनी ताकतों पर कैसे काबू पाना सीख रहा है। वह उस खौफनाक शैतान से टकराना शुरू कर देता है और अपनी जहनी कुव्वत से चीजों को हिलाने में कामयाब होने लगता है।
यहां तक कि वो बड़ी बड़ी चीजों को भी, जैसे एक लाल गाड़ी, हवा में उठाने लगता है। और फिर क्या था, रुइर का कैफे देखते ही देखते ग्राहकों से गुलजार हो उठता है, क्योंकि संगू ने सैन को राहगीरों को पैसे देकर कैफे में आने की दावत देने भेजा था। वो क्रेप बेचने वाले के लिए पैसे से भरा एक थैला भी छोड़ जाता है, जो कई मर्तबा मुफ्त खाना खिलाने के एवज में उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। कैफे बंद होने के बाद संगू और रुइर टहलने निकल पड़ते हैं, जहां रुइर उसकी चंद बातों से ही अंदाजा लगा लेता है कि वह एक स्क्रिप्ट राइटर है। संगू अब हर रोज काम के बाद उसे उसके घर तक छोड़कर आता है, और फिर एक रात वो उसे उस लाल गाड़ी को चलाने देता है जिसका जिक्र उसने सपने में किया था, और बताता है कि ये गाड़ी उसी की है। और किस्मत का ये खेल उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि वो एक बहुत बड़ा और कामयाब स्क्रीन राइटर है। रात में गाड़ी चलाते हुए संगू को वो दिन याद आता है जब वो उससे पहली बार मिला था। कॉन्सर्ट के बाद वो उसे अपने पुराने बॉयफ्रेंड से झगड़ते और रोते हुए देखता है, और फिर वो कई बार उसके साथ फिल्में देखने गया। अब संगू उसे एक और बार फिल्म दिखाने का फैसला करता है, और रुइर भी बेखुशी राजी हो जाती है। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि आखिर वो अपनी लिखी हुई कहानी वाली फिल्म कब दिखाएगा। अपने इस झूठ का पर्दाफाश होने से बचाने के लिए संगू एक बाकायदा स्क्रिप्ट लिखता है और उसे ख्वाब में पढ़ने के लिए रुइर को देता है। और चूंकि रुइर का ख्याल हर पल उसके जहन पर हावी रहता था, संगू को एक अजीबो गरीब ख्वाब आता है जहां वो बिस्तर पर उसी की अनगिनत शक्लों के बीच गिरा हुआ है, जिससे वो हड़बड़ाकर जाग जाता है। आंख खुलते ही वो देखता है कि सैन रो रहा है और शिकायत कर रहा है कि ये स्क्रिप्ट कितनी बकवास है, और उनकी प्लानिंग अब रंग दिखाने लगती है। वो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस को अपनी स्क्रिप्ट बेच डालते हैं और अपनी जेब से बड़े बड़े सितारों को कास्ट करके एक जबरदस्त हिट फिल्म बनाने की पेशकश करते हैं। और अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वो एक शानदार डिनर पार्टी का इंतजाम करते हैं, जहां संगू रुइर को अपनी डेट के तौर पर लेकर आते हैं। और इसी पार्टी में उसके करियर पर एक ऐसी स्पेशल प्रेजेंटेशन रखी जाती है जो पूरी तरह से फर्जी होती है, और दावा किया जाता है कि उसने कई सुपरहिट फिल्में लिखी हैं पर कभी क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि उसे दुनिया घूमना फिरना और एडवेंचर करना ज्यादा पसंद था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सांगू को अपने एक सपने में एक बेहद अजीबो गरीब मंजर दिखाई देता है, एक ध्यान मग्न साधु का बेजान जिस्म। लेकिन जैसे ही सांगू उस भिक्षु की बेल्ट को हाथ लगाने की जुर्रत करता है, उसका हाथ टूटकर जिस्म से अलग हो जाता है। मगर सांगू भी हार मानने वालों में से नहीं होता, और कुछ ही पल बाद जब उसका हाथ पहले जैसा हो जाता है, तो वो फिर एक बार हिम्मत करता है। बेल्ट हटाते ही साधु अपनी दो धुआं उगलती उंगलियों से छाती को छूने लगता है, मगर सांगू बेफिक्र नजर आता है। जिस भयानक शैतान की उसे उम्मीद थी वो जाहिर नहीं होता, और खजाना और साधु दोनों ही आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। एक रात सांगू रुइर को उस छत पर लेकर जाता है जहां उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, और उसे आतिशबाजी का एक शानदार नजारा दिखाता है जो खास तौर पर उसी के लिए तैयार किया गया था। और जब वो सवाल करती है कि क्या वो अचानक फिर गायब हो जाएगा जैसे वो अचानक जाहिर हुआ था, तो वो उससे वादा करता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो रुइर के अपार्टमेंट पहुंचते हैं, और जब वो बाथरूम में फ्रेश होने जाती है, सांगू अपने दिल की बात कहने की तैयारी में होता है। लेकिन तभी उसे अचानक सीने में एक तेज दर्द महसूस होता है, और वो समझ जाता है कि उसे यहां से फौरन निकलना होगा। जैसे ही वो आईने में अपनी सूरत देखता है, उसकी चमड़ी पर दो काले धुएं जैसे दाग उसे साफ नजर आते हैं। घर पहुंचते ही जहां सांग कई खूबसूरत लड़कियों के साथ महफिल सजाए बैठा है, वो उस पर एक नजर तक नहीं डालता और सीधे अपने बिस्तर में जा घुसता है। सांग अपनी आदत के मुताबिक रात का लुत्फ उठाने की तैयारी में ही था कि सांगू उसे टोकते हुए कहता है कि इस बार इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आज रात उसे तन्हाई में ही गुजारनी पड़ेगी। जब नींद उसकी आंखों में उतरती है, तो वो अपने आप को एक वीरान ऊंची इमारत में पाता है, जहां बालकनी पर एक अजीब सी आकृति उसका इंतजार कर रही होती है। सांग उस साए के करीब जाता है तो देखता है कि ये उसका ही कोई गुजरा हुआ अक्स है, जो अब मिटता जा रहा है। जब आंखें खुलती हैं तो अपने कंधे पर उसे एक नया निशान नजर आता है, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वही निशान उसके जिस्म पर और भी जगहों पर उभरने लगते हैं, ठीक उन जगहों पर जहां पिछली बार उन भयानक ख्वाबों में उस शैतान ने उसे जख्मी किया था। और फिर अगली सुबह वो उसी क्रैप बेचने वाले को ढूंढता हुआ उससे मजीद सलाह लेने निकलता है। लेकिन अभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही रहा होता है कि अचानक एक वैन उसकी बगल में आकर रुकती है और उसका अपहरण कर लेती है। और जैसे ही उसके सर से वो बैग हटता है, संगू खुद को एक सुनसान इमारत में पाता है, जहां अपराधियों का एक गिरोह मास्टरमाइंड
कांग की सरपरस्ती में मौजूद है। संगू फौरन कहता है कि वो उनकी हर डिमांड पूरी करेगा और 10 मिलियन की रकम तय होने के बाद वो सांग को पैसे लाने के लिए फोन करता है। सांग के पहुंचते ही कांग के गुर्गे न सिर्फ पैसे हड़प लेते हैं बल्कि सांग को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिसे कांग मोल भाव के लिए बंधक बना लेता है। अब कोई और चारा न देख संगू बेसुध होकर पूरे गिरोह को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उन्हें वो खुफिया तहखाना दिखाता है जहां उसने अपनी अनमोल प्राचीन वस्तुएं छुपा रखी हैं। इस बीच कांग संगू से ये उगलवाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये अनमोल चीजें उसे कैसे मिली। तभी अचानक कोई उससे मिलने इमारत में आ धमकता है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम पर रुअर को उस आने वाले शख्स के बारे में इत्तला करती है, संगू उसी लम्हे रुअर से अपना रिश्ता खत्म कर देती है ताकि वो महफूज रह सके। रुअर की बेबसी देखकर रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि संगू के अपार्टमेंट का दरवाजा अभी भी खुला है और उसे ऊपर जाने देता है। जैसे ही रुअर लिफ्ट से बाहर कदम रखती है, एक बदमाश उसे दबोच लेता है और उसे उसी मुकाम पर ले जाता है जहां संगू को कैद किया गया है। कांग उसे उकसाना शुरू कर देता है, यह कहकर उसे ज़हनी तौर पर कमजोर करने की कोशिश करता है कि संगू उससे झूठ बोल रहा है। यह बात दूसरे ठग को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वह सिर्फ पैसों के लिए वहां आया था। अपनी इस गुस्ताखी की सजा के तौर पर कांग अपने सोने के पीतल के नकल्स पहनता है और उस ठग को बुरी तरह पीटने लगता है, जबकि संगू धीरे धीरे होश में आने लगता है। जैसे ही कांग रुअर की तरफ मुड़ता है, रुअर अपनी हिफाजत में उसे एक जोरदार लात जमा देती है और उसी अफरा तफरी में संगू भी अपने हमलावर के सर पर फूलदान दे मारता है। वो उसे काटकर भागने की कोशिश करता है मगर निकलने से पहले उसे चाकू लग जाता है। ये तीनों वहां से फरार होते हैं। तभी कांग भी अपने उस बदमाश को गोली मार देता है जिस पर वो इतनी देर से हावी था, मगर संगू अपनी पिछली चोटों की वजह से बमुश्किल चल पा रहा है। सीढ़ियों पर ही हमलावर उन्हें घेर लेते हैं और उनमें से एक संगू पर फिर से चाकू से वार कर देता है। सांग पीछे रुककर और हमलावरों का ध्यान भटकाकर अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि संगू और रुअर बच निकले। मगर एक आम आदमी आखिर दो तजुर्बेकार बंदों का कब तक मुकाबला करता। हमलावर उसे बेरहमी से पीट पीट कर वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। मगर अगली मंजिल पर एक बदमाश संगू और रुअर को जा पकड़ता है, उन्हें बेरहमी से धुन डालता है और उठाकर इधर उधर पटकने लगता है। संगू अपनी पूरी ताकत से उसकी पीठ में खंजर भी उतार देता है, लेकिन फिर भी वो दोनों जमीन पर गिरकर बेसुध हो जाते हैं। संगू अचानक खुद को एक पुरस्रार खंडहर में पाता है जो एक काले मादे से ढका हुआ है और उसके हरकत करते ही वो मादा गायब हो जाता है। उस जगह को गौर से देखने के बाद वह एक चमकते हुए दरवाजे के मेहराब को छूता है और पिछले कुछ महीनों के अपनी जिंदगी के मंजर देखने लगता है जिसमें हकीकत और ख्वाब दोनों शामिल हैं। यहां तक कि उसे अपना ही एक ऐसा रूप भी नजर आता है जिसे सुविधा स्टोर वाले वाकये की रात एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। मंजर खत्म होते ही वो खुद को किसी विशालकाय शीशे के दायरे में पाता है और उस पर मुक्के बरसाने लगता है। बार बार कहता है, ये सब एक ख्वाब है, जब तक कि लहू लुहान होकर बेहोश नहीं हो जाता। अचानक उसका जिस्म तब्दील होने लगता है और संगू को एहसास होता है कि वो एक खौफनाक हैवान में ढल रहा है। हाथ में एक चाकू थामे वो उस शीशे की दीवार को तोड़ने लगता है और जब ये दीवार आखिरकार टूटती है तो राक्षस सीधे संगू के लिविंग रूम में आ धमकता है, जहां उसका अपना जिस्म भी होश में आ रहा होता है। राक्षस बगैर किसी हिचकिचाहट के तमाम गुंडों को मौत के घाट उतार देता है, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी अजीब और गरीब बंदूक का इस्तेमाल भी कर डालता है। इसके फौरन बाद वो संगू का पीछा करता है, उसे भी अपना अगला निशाना बनाने के लिए। लेकिन संगू बुदबुदाता है, क्या ये सब एक ख्वाब है? और इसके साथ ही ख्वाबों से लाई गई तमाम चीजें उसके अपार्टमेंट और अमीरों के जखीरों से ओझल होने लगती हैं। संगू बेसुध हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को ठीक उसी रात उसी कन्वीनियंस स्टोर के सामने पाता है। रुअर उसे तलाश करती हुई अपने कॉन्सर्ट से उसे पहचान लेती है और उसे इस हाल में देखकर उस पर तरस आ जाता है और खाने के लिए उसे अपने घर ले जाती है। जब वो सुकून से नूडल सूप पी रहा होता है तो रुअर बताती है कि उसने एक मैगजीन में उसकी कहानी पढ़ी थी और वो उसे बेहद पसंद आई थी, मगर उसका मानना है कि कामयाबी के लिए थोड़ा किस्मत का साथ भी जरूरी है। और इसी दौरान रुअर उसे अपने कैफे में जॉब ऑफर करती है, जिससे संगू टूट कर रोने लगता है। मगर यहां एक ऐसा राज खुलता है कि इस सारे अरसे में रुअर को हमेशा से ही पता था कि वो उस पर नजर रखता था। और फिर कुछ ही अरसे बाद जब ये दोनों कैफे में काम कर रहे होते हैं, रुअर सांगू को एक नया लैपटॉप तोहफे में देती है ताकि वो अपना लिखने का काम जारी रख सके।
और फिर एक दिन सांगू सेन से एक रेस्तरां में मिलता है, उसे पैसे लौटाता है और साफ साफ कह देता है कि वो अब कमीशन पर नहीं लिखेगा, बल्कि सिर्फ वही लिखेगा जो उसके दिल से निकलेगा। सैन न सिर्फ पैसे लेने से इनकार कर देता है, बल्कि सांगू को और ज्यादा रकम थमा देता है, क्योंकि उसकी एक पुरानी तहरीर बिक चुकी थी। और इस कामयाबी के जश्न में इस दफा बिल सांगू अपनी जेब से अदा करता है। कई दिनों बाद अब अपनी जिंदगी से मुतमईन सांगू वापस उसी खाने वाले के पास जाता है। वो शख्स उसे पैसे वापस करता है और अपने पेट पर एक निशान दिखाते हुए बताता है कि उसके पास भी वही ताकत है और उसने सीख लिया है कि एक सादा और पुरसुकून जिंदगी ही बेहतर है। जैसे ही संगू ये कहानी सुनता है, पिछले काहिवाब के खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं और ये पता चलता है कि ठगों को मारने वाली वो खतरनाक ताकत तब से उसका पीछा कर रही है जब से वो सुविधा स्टोर में दोबारा जाहिर हुआ था। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और धमाकेदार रिकैप्स मिस न कर पाएं।